Assalamualaikum students, welcome to Apyal Medicals. Hope you are all well. In today's lecture, we are going to discuss in detail about compliance. It is the ability of lungs and thorax to expand, or we can say that it is the expansibility of lungs and thorax. It is defined as the change in volume per unit change in pressure. Basically, respiration is a pretty straightforward concept in which air enters in our lungs, goes in our lungs during inspiration, whereas during expiration, air expels out or expires out of our lungs. So, during this inspiration and expiration, there is a change in volume and pressure. So, that change in volume per unit change in pressure is basically the compliance. Compliance हमारे पास आ जाती है डेल्टा V ओवर डेल्टा P, जैसा हमने यहाँ पे बता दिया. चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर इज बेसिकली दी कंप्लायंस. अब हर लंग की अपनी एबिलिटी होती है एक्सपेंड करने की. कुछ लंग ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं, कुछ लंग कम एक्सपेंड करते हैं. अब लंग जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा उसकी कंप्लायंस उतनी ही ज़्यादा होगी. अब लंग जितना कम एक्सपेंड करेगा उसकी कंप्लायंस उतनी ही कम होगी. सो वी कैन से हियर दैट दिस डिफर द लंग्स द लेस इज द कंप्लायंस. नॉर्मल वैल्यू हमारे पास कंप्लायंस की कितनी होती है 200 ml per 1 centimeter water pressure. We can say here that if we apply or give this much amount of pressure, then this much amount of volume of our lungs are going to change. ये हमारे पास है वॉल्यूम जो होगा और ये हमारे पास है प्रेशर जो हम लोग अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट आ रहा है कंप्लायंस इज एक्सप्रेस्ड बाय टू वेज in relation to intra-alveolar pressure and in relation to intrapleural pressure. अब जब intrapleural pressure हमारे पास देखा जाए तो अगर intrapleural pressure इंक्रीज करता है तो लंग का वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है. लेकिन जब intrapleural pressure को हम लोग देखें तो intrapleural pressure अगर कम होगा तो मतलब लंग का वॉल्यूम ज्यादा है, या लंग का वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो इंट्राप्लूरल प्रेशर कम होगा. यहाँ इसको ग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आ गया -2, -4, -6. ये हमारे पास क्या आ गया शो कर रहा है इंट्राप्लूरल प्रेशर को. और यहाँ पे हम देख लेते हैं लंग का वॉल्यूम. यहाँ 0, यहाँ 100, 200, 300 एंड 400. ठीक है. जब हम लोग नॉर्मली जब इंस्पायरेशन कर लेते हैं तब हमारे लंग का वॉल्यूम कितना होता है -6 mmHg. ठीक है. लेकिन जब हम लोग एक्सपायरेशन कर लेते हैं तब हमारे लंग का वॉल्यूम होता है -2 mmHg. अब यहाँ पे हमारे पास आ गई है रेस्टिंग कंडीशन, जब ना एयर एंटर हो रही है ना एक्सहेल आउट हो रही है. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास अब हमने इंस्पायरेशन स्टार्ट करनी है तो यहाँ तक हमारे पास आ गई इंस्पायरेशन, जहाँ तक हमारे पास इसकी नॉर्मल होती है रेंज -6 तक. ये हमारे पास आ गई एट द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन. ठीक है. जब हमने एक्सपायरेशन करनी है, अब एयर ने लंग से हमारे बाहर निकलना है तो वो इस तरह से मूव करेगी. और जब एक्सपायरेशन कर लेते हैं तो उसका एंड रेट होता है -2 mmHg. तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया था कि इंट्राप्लूरल प्रेशर अगर कम है तो लंग वॉल्यूम ज़्यादा, मतलब अगर लंग वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो इंट्राप्लूरल प्रेशर कम होगा. सो जैसे यहाँ पे हमने बताया कि इंट्राप्लूरल प्रेशर हमारे पास नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या होता है -6 mmHg. अब नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी प्रेशर होता है वो होता है 760 mmHg. ठीक है. अब इस 760 में से जब हम लोग 6 निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 754 mmHg. ठीक है. अब इसी तरह अगर हम लोग इसमें हम लोगों ने एक्सपायरेशन के एंड में हमारे पास कितना प्रेशर आता है -2 mmHg. अब हम लोग अगर 760 जो नॉर्मल हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रेशर है अगर उसमें से 760 mmHg में से अगर हम लोग 2 निकाल दें 2 mmHg तो हमारे पास कितना बचता है 758 mmHg. तो यहाँ हमें क्लियर हो गया कि लंग वॉल्यूम के साथ इंफ्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. नेक्स्ट हमारे पास आ रही है टाइप्स ऑफ कंप्लायंस.
सबसे फर्स्ट पे आ रही है स्टैटिक कंप्लायंस, जबकि इसकी सेकंड पे हमारे पास आ रही है डायनामिक कंप्लायंस। स्टैटिक कंप्लायंस इज द कंप्लायंस दैट इज measured अंडर स्टैटिक कंडीशन, मतलब व्हेन देयर इज नो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ना एयर एंटर हो रही है हमारे लंग्स में, ना हमारे लंग्स से बाहर जा रही है। तो जब कंप्लायंस को मेजर करेंगे तो वो कंप्लायंस कौन सी होगी? स्टैटिक कंप्लायंस। नेक्स्ट है डायनामिक कंप्लायंस, दैट इज मेजर्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, मतलब जब हम लोग इंस्पायरेशन कर रहे हैं या एक्सपायरेशन कर रहे हैं तब जो कंप्लायंस मेजर की जाएगी उसे कहा जाएगा डायनामिक कंप्लायंस। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है अप्लाइड फिजियोलॉजी। इंक्रीज इन कंप्लायंस occurs in old age and emphysema। अब कंप्लायंस किस तरह से इंक्रीज होती है? जो हमारे लंग्स के जो इलास्टिक फाइबर्स होती हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी कम हो जाती है और कंप्लायंस इंक्रीज कर जाती है। अब हमने यहाँ पे बताया कि ये ओल्ड एज में ज़्यादा हो रही है और इसके अलावा एम्फीसीमा में ज़्यादा हो रही है। एम्फीसीमा इज बेसिकली अ लंग कंडीशन और लंग डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। है वो पेशेंट जिनको एम्फीसीमा होता है उनमें एल्विलाई के डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब एल्विलाई डैमेज होते हैं तो लंग्स की जो सरफेस टेंशन है वो भी कम हो जाती है और लंग तक जो ऑक्सीजन आ रही होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट आ रहा है डिक्रीज इन कंप्लायंस अकर्स इन। कंप्लायंस जब डिक्रीज होती है तो वो किन कंडीशंस में हो सकती है? सबसे पहले आ रहा है किफोसिस। किफोसिस में बेसिकली क्या होता है, जो फ्रंट टू बैक हमारी स्पाइन का कर्व होता है वो इंक्रीज कर देता है। नॉर्मली जब हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल हम लोग ना इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग के किफोसिस में देखा जाए, इस कंडीशन को देखा जाए, तो ये जो हमारा स्पाइन कर्व होता है वो इस तरह से इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आ रही है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है, साइड पे और सी शेप का की स्पाइन हो जाती है हमारी। अगर हम लोग इस तरह से बैक पोजीशन में खड़े हों, इस तरह से, ठीक है, अगर आप इस पोजीशन में खड़े हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास है स्पाइन, ठीक है। अभी जो स्पाइन है वो कुछ इस तरह से हो जाती है, इस तरह से कुछ उसकी शेप हो जाती है, सी शेप। तो इस कंडीशन को कहा जाता है स्कोलियोसिस। नेक्स्ट आ रही है प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन इज बेसिकली द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। अब हमारे लंग्स के अराउंड प्लूरल कैविटी होती है, इस तरह से हमारे पास हमारे लंग्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग पे ना हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास आउटर लेयर होती है वो होती है पेराइटल लेयर, जबकि इनर लेयर जो होती है वो होती है विसरल लेयर। अब इस लेयर के दरमियान जो फ्लूइड होता है उसे कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। अब जब यहाँ पर नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा प्लूरल फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो उसे कहा जाएगा प्लूरल एफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पैरालाइसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं, एक्सपायरेटरी मसल्स हैं, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स हैं या एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स हैं या प्राइमरी एक्सपायरेटरी या एक्सेसरी एक्सपायरेटरी जो मसल्स हैं, जब उनकी पैरालाइसिस हो जाएगी तब भी कंप्लायंस कम हो जाती है। नेक्स्ट आ रही है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, हमारे लंग्स की जो प्लूरल कैविटी है यहाँ पर एयर की जब एक्यूमुलेशन हो जाती है, इस कंडीशन को कहा जाता है न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट आ रही है हाइड्रोथोरैक्स। तो इस लंग्स की जो प्लूरल कैविटी में वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाएगी उसे कहा जाएगा हाइड्रोथोरैक्स। द लास्ट वन इज पायोथोरैक्स। जब इस लंग की प्लूरल कैविटी में पस की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो इसे कहा जाएगा पायोथोरैक्स। इस तरह एक और कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है हीमोथोरैक्स। तो इस प्लूरल कैविटी में जब ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो उसे कहा जाएगा हीमोथोरैक्स। So that's all about compliance. Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you all. Thank you so much.